विषम पोषी पोषण, वो पोषण भोजन की वह विधि जो वो जीव करते हैं जो अपने खाने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर करते हैं। अब इसमें बताया गया है प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। मतलब पहले से ही हमें हर जीव किसने क्या खाना है उस हिसाब से हमारे बॉडी की संरचना है। उसको पचाने के लिए हर जीव अलग अलग तरीके से भोजन लेता है और उसको पचाता है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे घास, अब जैसे गाय है वो घास खाती है, ठीक है, घास अचल है मतलब फिक्स्ड है, घास चलती नहीं है। या गतिशील है जैसे हिरन की बात कर रहे हैं, हिरन को खाता है शेर। तो गाय के शरीर में घास को पचाने के लिए और शेर के शरीर में हिरन को पचाने के लिए अलग अलग तरीके पाचक तत्व होते हैं। उनका शरीर अनुकूलित होता है कि उन्हें अपना भोजन कैसे पचाना है। फिर बेटा आगे बताया गया जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कोई भी जीव भोजन खाता है और उसका उपयोग करता है, मतलब ऊर्जा लेने के लिए उपयोग करता है, तो अलग अलग तरीके से होता है। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, मतलब खाने से पहले वो बाहर ही भोजन का विघटन कर देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। ठीक है। तो वो कौन, अब ये बेटा 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, वो कौन कौन से हैं, जैसे फफूंदी है, यीस्ट है और मशरूम। ये कहने का मतलब है ये जो कवक होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो डेड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, मतलब जैसे ये किस जगह पर उगते हैं, जहाँ पर आप देखोगे सड़े गले पत्ते होंगे, ठीक है, ये ऐसी जगह पर ही उगते हैं मशरूम वगैरह, और उन्हीं से अपना पोषण लेते हैं, उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं को सोख कर अपने अवशोषण करके अपने आप को बढ़ाते हैं। ठीक है। अब अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे कि हम मनुष्य हैं, हम पूरा भोजन लेते हैं और उसके बाद शरीर के अंदर ही उसका पाचन होता है, जबकि ये फफूंदी, यीस्ट और मशरूम बाहर ही अपने भोजन का विघटन कर देते हैं, विघटन उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं या पचा लेते हैं और फिर उसका अवशोषण करते हैं। अब आगे बेटा हमें ये देखो थोड़ा अमीबा का बताया हुआ है, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। जीवों द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। मतलब उसका शरीर किस तरीके से बना हुआ है कि वो अपने भोजन का पाचन करे और वो किस तरीके से उसे पचाता है, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग जीवों का। जैसे घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधों तथा जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। देखो बेटा जैसे कुछ जीव होते हैं, जैसे आप इसका उदाहरण ले लो, जैसे होता है जूं, वो हमारे सर से खून पीती है, अपने आप को बढ़ाती है, अपना पोषण करती है ना, अपनी वृद्धि करती है, लेकिन हम मर तो नहीं जाते। ऐसे ही जो अमर बेल होती है वो किसी दूसरे पेड़ के चारों तरफ लिपट जाती है और खूब फलती फूलती है, पर वो जिस पेड़ पे लिपटी होती है उसे नहीं मारती। ठीक है। तो आपने देखा अलग अलग तरह का पोषण है। यहाँ पर एक अमीबा में पोषण दिखाया हुआ है। आपको पता है अमीबा एक कोशीय जीव है, सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ है, और हमें पता है हमारी कोशिका में केंद्रक होता है, हर कोशिका में एक केंद्रक होता है। ठीक है। तो ये इसमें दिखाया हुआ है। जैसे अब ये भोजन का कण है जो ये है, तो अमीबा क्या करता है, उसके ऐसे जैसे अगर उसने भोजन देखा तो अपने शरीर का थोड़ा सा हिस्सा आगे करके, जैसे हमारे मुंह से खाना अंदर जाता है, उसने उसको अंदर ले लिया। ये अंदर खाली स्पेस है उसे बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। फिर वो उसको अंदर ले लेता है, अंदर ही उसको पचाता है और अब जो वेस्ट होता है उसको अपने शरीर की सतह से बाहर निकाल देता है। अब है जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। अब देखो बेटा जैसे यहाँ पर इन्होंने अमीबा के बारे में ही बताया हुआ, ये जो सारा है मैं इसको पढ़ लेती हूँ एक बार। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण मतलब उसको अपने शरीर में डालने की विधि भिन्न है। हमने देख लिया हर चीज़, हर जंतु, हर जीव अलग अलग तरीके से भोजन को अपने अंदर ले जाता है। तो जिस तरीके से खाने की अलग अलग विधियां हैं, उसी तरीके से पाचन भी अलग अलग तरीके से होता है।
एक कोशी जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, जैसे अमीबा। लेकिन जैसे जैसे जीव की जटिलता बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे हम बड़े जीवों की तरफ जाएं, जैसे हमारे इंसान में आ जाओ, तो हर काम को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। अब उन्होंने उदाहरण दिया, अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, उसे अंदर ले लेता है अपने, और फिर उसको वहाँ पर सरल पदार्थों में तोड़ता है, और जो कोशिका द्रव्य में जो सरल पदार्थ हैं वो अवशोषित हो जाते हैं, और जो बचा हुआ खाना है वो उसके शरीर की सतह से ही बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। पैरामीशियम के बारे में बता रहे हैं, वो भी एक कोशिकीय जीव है, मतलब वो भी सिंगल सेल वाला है। तो इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। जैसे अमीबा है, वो तो कहीं से भी जिस तरफ भोजन का कण देखेगा वहीं से उसके पादाब निकलेंगे, उसको अपने अंदर ले लेंगे। लेकिन पैरामीशियम में एक फिक्स जगह है जहाँ से वो भोजन लेगा। जैसे हमारा मुंह है, हमारे खाने के लिए भोजन इस स्थान तक पक्षाभ की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। अब बेटा इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, मनुष्य में पोषण, ठीक है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। अगर आपसे पूछा जाएगा आहार नाल में क्या क्या आता है बेटा, ये इम्पॉर्टेंट है, आहार नाल में क्या क्या आता है, तो इसमें बेटा हमारा मुंह भी आएगा, हमारी जो भोजन की ग्रसिका है, नली है, वो भी आएगी, हमारा अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये और जो गुदा द्वारा, ये सब आहार नाल में आता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण कैसे होता है। ये देखो बेटा, ये आपको मानव पाचन तंत्र की फ़ोटो दिखाई हुई है। इसको अब मैं एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ूंगी और आपको साथ साथ में समझाती जाऊंगी, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है ना। हम किसी भी टाइप का भोजन खाते हैं, कभी हम फल खाते हैं, कभी हम दाल चावल खाते हैं, कभी रोटी खाते हैं, तो फिर उस भोजन को भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। कहने का मतलब है, अगर हमने मान लो मुंह में एक रोटी का टुकड़ा लिया, हमने उसे दांतों से खूब चबाया, अब क्या होता है, जब वो हमारे मुंह में गया, ठीक है, तो हम उसको चबाते हैं, हमारे मुंह से एक लार निकलती है, वो उसको गीला करती है भोजन को, और उससे क्या होता है, जो आहार नली है उससे अंदर जो जाना उसका आसान हो जाता है खाने का, ठीक है। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है, जिसे लाला रस कहते हैं या लार कहते हैं। बेटा ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम है। तो हम जब भी कुछ खाते हैं तो खाने का जो पाचन है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे हमने मुंह में डाला, दांतों से चबाया, साथ में ये लाला रस उसमें मिलता रहता है, एंजाइम मिलता रहता है, जो हमारे खाने को, अब ये एंजाइम जो है क्या करता है, जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। जैसे बेटा हमने खाना खाया, रोटी खाई, उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हम कहते हैं वो जटिल है, ठीक है, और उसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है। आहार नाल में मैंने अभी आपको बताया क्या क्या आता है, हमारा मुंह भी आता है, हमारी ये नली भी आती है जो ग्रसिका कहते हैं, जिसे अमाशय, छोटी आंत, ये हमारा लीवर है, पित्ताशय है ये छोटा, यकृत ये है, ठीक है, ये सारा का सारा पार्ट आहार नाल में आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमने खाया है उसको हमें छोटे छोटे अणुओं में बांटना है, और ये काम करते हैं जैव उत्प्रेरक, जैसे मैंने आपको बताया उन्हें एंजाइम कहते हैं। तो बेटा लार, जो हमारे मुंह से लाला रस जो निकलता है, उसमें जो एंजाइम होता है उसका नाम है एमिलेज। तो आपको ये याद रखना है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, चाहे एंजाइम बोलो चाहे जैव उत्प्रेरक बोलो, तो याद रखना है आपको, ये एमिलेज है, एक एक नंबर में आता है। यह मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन का चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। बेटा आप थोड़ा सा सोचो, जब हम मुंह में खाना डालते हैं तो हमारी जो जीभ है वो सारी नसें वगैरह मांसपेशियों की बनी है, हम चबाते हैं, खाने को चबाते हैं, उसमें लार मिलती है, और वो जो लार है उसमें जो एंजाइम है उसका नाम है एमिलेज।
तो हम तभी कहते हैं हमें खाने को बहुत चबा चबा के खाना चाहिए, ताकि उसमें जितनी देर वो हमारे मुंह में रहेगा खाना, उसमें उतना ही ज़्यादा ये एमिलेज मिलता रहेगा, जिससे खाने का पाचन बहुत आसानी से हो जाता है। तो जो हमारा मुंह है बेटा, हमारे मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो जाता है जो हम खाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हम कहते हैं ना हमारे भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, तो मुंह में माउथ जो है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, भोजन में एमिलेज मिलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है। तो बेटा ये जो हमारी भोजन नली है ना, इसमें खाना कैसे जाता है, जैसे हमने खाया घूटा, तो एक तरीके से क्रमाकुंचक मतलब धीरे धीरे, जैसे मान लो खाना, जैसे मान लो हमने खाया, खाना यहाँ है, तो अपने आप वो फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर वो थोड़ा नीचे आएगा। इसको बोलते हैं क्रमाकुंचक गति। ठीक है, अब क्या है, मुंह से अमाशय तक, अमाशय ये है जिसको हम पेट बोल देते हैं, भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। ये जो भोजन ग्रसिका, इसको ईसोफेगस कहते हैं। अमाशय एक वृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है, और अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। तो बेटा अमाशय में कौन कौन से पाचक रस होते हैं आपको ये याद करने हैं। जो हमारे अमाशय होता है उसमें कुछ जठर ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा एंजाइम्स को स्रावित किया जाता है। आपको ये याद करना है अमाशय में कौन कौन से रस होते हैं। जठर रस वो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है पेप्सिन और श्लेष्मा, ये तीन चीज़ें हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एक होता है पेप्सिन, ये एक एंजाइम है और ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। जैसे हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जो एमिलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, तो जो हमारे अमाशय में पेप्सिन नाम का एंजाइम है वो प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, और एक होता है श्लेष्मा। ये तीन चीज़ें हमारे अमाशय में होती हैं। अब होता क्या है बेटा, ये जो पेप्सिन होता है, ये जो एंजाइम है, इसकी काम करने की ये तभी काम करता है ये वाला एंजाइम जब इसको एक अम्लीय माध्यम मिले, एसिडिक मीडियम चाहिए इसको, और ये अम्लीय माध्यम बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना होता तो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पचाने में मतलब मुश्किल हो जाता उसके लिए। अब आगे, और ये जो श्लेष्मा है वो क्या करता है, आपने देखा है हमारे अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जो अम्ल है वो हमारे अमाशय को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके लिए श्लेष्मा होता है। वो क्या करता है, हमारी आंतरिक भित्ति, मतलब जैसे बेटा मान लो आप एक ग्लास में पानी ले लो, तो जो अंदर वाला हिस्सा है उसको आंतरिक कह देते हैं, और ये जो बाहर वाला है उसे बाहर ही कहेंगे। ऐसी अमाशय की जो आंतरिक लाइन है, अंदर वाली जो साइड है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन बचाता है, श्लेष्मा। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा खाना अमाशय में आ गया। यहाँ जब हमारा खाना आया तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने अम्लीय माध्यम बनाया, जिससे कि प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया, जिससे कि पेप्सिन एंजाइम करता है। लेकिन बेटा पूरा जितना हमने खाना खाया है उसमें जितना प्रोटीन है वो सारा अभी यहाँ पर नहीं पचता। अमाशय में थोड़ा बहुत मतलब कुछ प्रोटीन रह जाता है। उसके लिए आगे क्या होता है, फिर हमारा खाना अमाशय से जाता है छोटी आंत में, शुद्धांत्र। शुद्धांत्र है छोटी आंत, शुद्धांत्र को बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। शुद्धांत्र आहार नार का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहंत स्थान में अवस्थित होती है, मतलब बिल्कुल एक छोटे से स्थान में बहुत कुंडली होती है इसमें, बहुत ज़्यादा। और आप इस फोटो में भी देख लो, इतनी छोटी सी जगह पर आहार नाल कुंडली की तरह स्थित होती है। यहाँ पर विभिन्न जंतुओं में शुद्धांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। जो घास खाने वाले शाकाहारी जानवर होते हैं, गाय भैंस जो है,
घास में बेटा सेल्यूलोज होता है, ठीक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है और इसे पचाना मुश्किल होता है बहुत, ठीक है। तो ये जो जो जानवर घास वगैरह खाते हैं तो उनकी जो शुद्धांत्र है, छोटी आंत है, वो मनुष्यों से भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, हम लोगों से भी। और जो मांस वगैरह नॉनवेज खाते हैं जैसे शेर, उसको पचाना फिर भी आसान होता है, इसलिए उनकी छोटी आंत, ये जो शुद्धांत्र है, छोटी होती है। अब जो शुद्धांत्र है, जो हमारी छोटी आंत है, वहाँ पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो वो होता है शुद्धांत्र में, ठीक है। अब क्या होता है, जो छोटी आंत होती है, अभी मैंने आपको बताया था कि अमाशय में प्रोटीन का पूरा पाचन नहीं हो पाता, पेप्सिन पूरा पाचन नहीं करता, खाना अंदर भी आगे भी चला जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। तो बेटा क्या होता है, छोटी आंत में आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ से ये हमारा यकृत है और ये जो एक छोटा सा पित्ताशय है, यकृत में भी एंजाइम होते हैं, पाचक रस होते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ जो हमारा यकृत है उसमें कौन कौन से पाचक रस होते हैं। शुद्धांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती है। स्रावण मतलब पाचक रस, वहाँ से इसको, इन दो जगह से, यकृत से और अग्नाशय से इसको पाचक रस मिलते हैं। अब क्या होता है बेटा, जो अमाशय से आने वाला भोजन है, जो पेट से भोजन आया, वो अम्लीय है, हमें पता है अम्लीय होता है क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब जो अग्नाशय है ये, और या जो हमारा लीवर है, उसमें जो एंजाइम होते हैं वो तभी काम करते हैं जब उन्हें क्षारीय माध्यम मिले, एल्केलाइन मीडियम मिले। जैसे पेप्सिन तभी काम करता है जब उसको अम्लीय माध्यम मिलता है, और अब ये जो दूसरे पाचक रस हैं वो तभी काम करते हैं जब उन्हें एल्केलाइन माध्यम मिलता है, क्षारीय माध्यम मिलता है। तो यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है। यकृत से एक पित्त रस निकलता है जो कि हमारे उस माध्यम को क्षारीय बनाता है, और फिर वहाँ पर वसा का पाचन किया जाता है, ठीक है। शुद्धांत्र में छोटी आंत में क्या होता है, जो हमने खाना खाया है उसमें फ़ैट भी होता है, वसा भी होता है। वहाँ पर जो फ़ैट होता है वो बड़े बड़े गोलों के रूप में होता है, बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे कि ये पाचक रस उसमें काम नहीं कर पाते, उनको पचाना मुश्किल हो जाता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, इन बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटे छोटे गोलिकाओं में बदलना पड़ता है ताकि उनका पाचन हो जाए। और ये काम कौन करता है, पित्त लवण, इसको बोलते हैं बाइल सॉल्ट, ठीक है। ये उन वसा के बड़े बड़े गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ताकि, और वो जो एंजाइम है उसका नाम होता है ट्रिप्सिन। जैसे पेप्सिन अमाशय में होता है, इसका नाम है ट्रिप्सिन। आपको इन एंजाइम्स के नाम याद करने हैं, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। और इस क्रिया को बोलते हैं इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण क्या होता है, वसा के बड़े बड़े गोलिकाओं को छोटे गोलिकाओं में खंडित करना, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब जो अग्न्याशय है वो भी रस स्रावित करता है, ठीक है, और वो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम देता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। और ट्रिप्सिन, फिर वहाँ पे इसका इमल्सीकरण होता है वसा का, और वो इमल्सीकरण करता है लाइपेज। अब तो आपसे अगर पूछा जाए इमल्सीकरण कौन सा एंजाइम करता है, तो लाइपेज। तो बेटा अभी तक हमने 4 एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया। जो हमारे मुंह में है एमिलेज, ठीक है, फिर पेप्सिन होता है अमाशय में, और जो अग्न्याशय है वहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, और लाइपेज होता है जो कि बड़ी वसा की गोलियों को छोटे में बदल देता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो छोटी आंत होती है उसकी जो भित्ति होती है, मतलब वही जो उसकी अंदर वाली सतह होती है, उसमें से भी कुछ रस निकलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, वो रस जो बचा कुचा प्रोटीन रह गया, वसा रह गया, उस सब को वो पचा लेता है। और क्या होता है बेटा, हमें ये याद करना है, यहाँ पर आकर जो प्रोटीन है, जो जितने भी प्रोटीन होते हैं वो
अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, ठीक है। और जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। जो बचा कुचा है फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते छोटी आंत में चला जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में। और जो वसा है, फैट है, वो ग्लिसरॉल में बदल जाता है और फैटी एसिड में, वसा अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो खाना पच गया अच्छे से, जो खाना छोटी आंत में पच गया, अब छोटी आंत उसको सोख लेती है, उस खाने को, पाचित भोजन को आंत की जो भित्ति होती है, जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, वो सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे अच्छे से सोख लेती है। फिर वहाँ पर क्या होता है बेटा, शुद्धांत्र में ऐसे ऐसे उंगली जैसे स्ट्रक्चर होता है, इनको बोलते हैं दीर्घरोम। और इसके अंदर, इन दीर्घरोमों के अंदर बहुत सारी रक्त की वाहिकाएं होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ ऐसे देखो, अब ये पूरा मान लो ये हमारी छोटी आंत थी और उसके अंदर ये उंगली उंगली जैसे स्ट्रक्चर हैं। अब खाना जब इसने सोखा, खाना पच गया, तो ये जो दीर्घरोम, ये जो हैं उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर, वो उस खाने को सोखते हैं। इन्होंने अपना सारा सोख लिया अंदर, इसीलिए ये उंगली ऐसे होते हैं, ताकि सरफेस एरिया, सतह बढ़ जाए। अब आप एक ये देखो, एक सीधी लाइन है, ठीक है, और एक ऐसी लाइन है। कहाँ पर ज़्यादा अवशोषण होगा, ये वाली जगह ज़्यादा अवशोषित करेगी या ये देखो, अगर तुम इसको खींचोगे ना दोनों तरफ से, तो ये बहुत ही लंबी लाइन बन जाएगी। तो ये इसलिए इस तरीके से होता है ताकि खाने का अवशोषण बहुत ज़्यादा हो सके। अब जो इसके अंदर ये रुधिर वाहिकाएँ हैं, उस अवशोषित भोजन को लेकर, जो ब्लड से हमारी कैपिलरीज होती हैं, वाहिकाएँ होती हैं, इसको लेकर हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में ले जाती हैं, अलग अलग कोशिकाओं में ले जाती हैं उन्हें। अब जो थोड़ा बहुत बिना पचा हुआ भोजन होता है, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नए ऊतकों के निर्माण के लिए, मतलब टिश्यूज़ के निर्माण के लिए, और जो पुराने ऊतक हैं उनमें जो टूट फूट होती है उसे ठीक करने के लिए उस भोजन का प्रयोग किया जाता है। अब जो थोड़ा बहुत बिना पचा भोजन है, जो बिना पचा भोजन रह गया, वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, बृहदांत्र में, जहाँ अधिसंख्य दीर्घरोम, वहाँ पर भी बेटा ऐसे ही दीर्घरोम होते हैं, ऐसे उंगली उंगली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या करते हैं, जो दीर्घरोम में होते हैं, ये सिर्फ पानी को अवशोषित कर लेते हैं बिना पचे हुए भोजन से, और जो बाकी जो थोड़ा सेमी सॉलिड सा पार्ट बच जाता है, वो हमारे गुदाद्वार द्वारा पॉटी के रूप में निकल जाता है, ठीक है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि पोषण क्या होता है। अब हम करेंगे पाचन तंत्र के बारे में, कि पाचन तंत्र जो है हमारा, उसमें हमारे खाए हुए भोजन का पाचन कैसे होता है। और पाचन में होता क्या है, पाचन में पोषक तत्वों का सरलीकरण होता है, ताकि शरीर भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर सके। देखो बेटा, होता क्या है, जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, वसा भी होती है, विटामिन भी होते हैं और मिनरल भी होते हैं, है ना। जो कुछ भी हम खाते हैं उनमें ये सब चीज़ें होती हैं। तो जिन चीज़ों से हमें ऊर्जा मिलती है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये हमें ऊर्जा देते हैं हमारे शरीर को। बाकी जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, हम बीमार ना पड़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन तीन का पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। तो बेटा मैं बताती हूँ आपको कि पाचन तंत्र के किस हिस्से में कौन से एंजाइम निकलते हैं और उनका काम क्या होता है। तो पहले हम लार के बारे में देखते हैं। लार में एमिलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। बाकी ये जो प्रोटीन और वसा है, इनका पाचन मुंह में नहीं होता, वो अब आगे वाले अंगों में होगा, वो देखते हैं। फिर दूसरा आ जाता है अमाशय, जो हमारा पेट जिसे कहते हैं हम, उसमें जठर ग्रंथियाँ होती हैं। बेटा देखो, हमारे पूरे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं। कुछ ग्रंथियां एंजाइम्स
छोड़ती हैं अपने में से और कुछ हार्मोन्स छोड़ती हैं। तो अभी हम एंजाइम्स वाली पाचक, जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें हम उन ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो एंजाइम्स छोड़ती हैं। और एंजाइम को हिंदी में बोलते हैं जैव उत्प्रेरक, जो कि हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो अमाशय में क्या क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है और श्लेष्मा। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका क्या काम होता है? वो पेट में क्या करता है, जब पेट में भोजन जाता है ना हमारा, तो हमारे आमाशय में खाना अच्छे से गोल मोल घूमता है, खूब जैसे शेकिंग होती है उसकी वहाँ पर, और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम देता है, एसिडिक मीडियम बनाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये तभी काम करता है जब उसको एक एसिडिक मीडियम मिले, ठीक है। और ये जो श्लेष्मा है, श्लेष्मा का क्या काम होता है अब आपको पता है? अम्ल जो होता है, अगर अम्ल होता है, अगर हम उसको हाथ भी लगाएं तो हमारा हाथ जल जाएगा, और वो तो हमारे पेट में है। पेट हमारा कितना सॉफ्ट होता है, तो वहाँ पर उस अम्ल से अमाशय को बचाने के लिए श्लेष्मा होता है। तो जो अमाशय में ग्रंथियाँ होती हैं उनसे जो रस निकलता है उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर बेटा हम आ जाते हैं यकृत, मतलब लीवर में। लीवर में भी कुछ रस छूटते हैं, वो होते हैं पित्तरस और पित्त लवण। अब जो पित्तरस होता है उसका क्या काम होता है? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है कि वो अम्लीय माध्यम बनाता है ताकि पेप्सिन एंजाइम काम कर सके, ऐसे ही जो पित्तरस है वो बेसिक माध्यम बनाता है ताकि ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम काम कर सके, ठीक है। और वो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम अग्न्याशय में होता है, वो आगे पढ़ेंगे। और जो पित्त लवण होते हैं वो वसा की बड़े बड़े गोलियों को, बॉल्स को छोटी छोटी गोलियों में बदलता है। अब क्योंकि बड़ी गोलियों को छोटी गोली, मतलब बड़ी गोलियों का पाचन मुश्किल होता है, इसलिए पहले उन्हें छोटी गोलियों में बदलना पड़ता है। फिर हम आते हैं अग्न्याशय में। अग्न्याशय जो होता है उसमें अग्न्याशयिक रस होता है, वो अग्न्याशयिक रस छोड़ता है, और इस रस में ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है। ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, और इसमें एक लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, वो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। अब इमल्सीकृत मैंने आपको बताया हुआ है। इमल्सीकरण क्या होता है? वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ देना। फिर लास्ट में जब ये सारा खाना पचा हुआ, जो जितना पच गया वो सारा जब छोटी आंत में जाता है, शुद्धांत्र में, तो वहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब शुद्रांत की जो भित्ति होती है, भित्ति में जो अंदर वाली सतह होती है उसमें भी ग्रंथियाँ होती हैं, और वो भी रस छोड़ती हैं। उस रस को बोलते हैं आंत्र रस, ठीक है। और उसमें जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? पूरे तरीके से खाने का पाचन कर देते हैं। वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं।